अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स, और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 11 साउंड पढ़ रहे हैं। इस साउंड के चैप्टर में हम मशक़ के साथ अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। अपने पिछली क्लास में हमने सवालात का इयादा इस हिस्से के 3 सवालात 11.3, 11.4 और 11.5 को हल करना सीखा। आज के इस लेक्चर में मज़ीद अगले 3 सवालात 11.6, 11.7 और 11.8 को हल करना सीखेंगे। तो इन सवालात के हल को समझने के लिए और सीखने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि मैंने आज के लेक्चर के तारुफ में बताया कि आज हम सवालात का इयादा उस हिस्से में पहला सवाल जो हल करने की तरफ बढ़ेंगे वो है 11.6। इसमें हमसे पूछा यह जा रहा है कि हम जानते हैं कि वेव्स रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन के रुझान को अयां करती हैं। क्या साउंड भी इन खसूसियात को अयां करती है? तो अजीज़ तलबा व तालिबात, अब पिछले लेक्चर के आखिरी सवाल यानी कि 11.5 में ये चीज़ें साबित कर चुके हैं। हमसे वहाँ पे सबूत मांगा गया था कि अगर साउंड वेव है तो आपने 3 कम से कम ऐसी वजूहात तहरीर करनी है कि जिसमें आप ये बात 100% यकीन के साथ कह सकें कि जी हाँ, साउंड एक वेव है। और उसमें हमने 3 खसूसियात देखी थी, जिसमें हमने पहली खसूसियत देखी थी जी रिफ्लेक्शन की, दूसरी खसूसियत थी जी रिफ्रैक्शन की और तीसरी खसूसियत थी डिफ्रैक्शन की। अब इनको बारी बारी जल्दी से थोड़ा सा देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन हम जानते हैं एक ऐसे अमल को कहते हैं कि जिसमें वेव एक मीडियम से आए दूसरे मीडियम में दाखिल होने की कोशिश करे और जैसे ही मीडियम की सतह से टकराए तो टकराने के बाद दोबारा पहले मीडियम में वापस पलट जाए। और जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, तो हम ये बात कह सकते हैं कि जी हाँ, साउंड रिफ्लेक्शन की खुसूसियत को अयां करती है, रिफ्लेक्शन के अमल को जाहिर करती है। और इस अमल को हमने एक ख़ास नाम दिया था अपनी क्लासेस के अंदर, अपने लेक्चर के अंदर, और उसका नाम था जी गूंज। गूंज यानी कि इको, कि जब आप एक खाली कमरे में बैठे हों या खड़े हों और उस खाली कमरे में जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज़ कमरे की दीवारों से टकराने के बाद आपके कानों में बार बार गूंजती रहती है, और ये साउंड की रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तो हम कहेंगे कि जी हाँ, साउंड भी रिफ्लेक्शन की खसूसियत को अयां करती है। अब आए रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को याद रखिएगा कि जब कोई भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल हो जाती है और दाखिल होते हुए अपना रास्ता चेंज कर लेती है, अपना रास्ता तब्दील कर लेती है, उस अमल को हम नाम देते हैं रिफ्रैक्शन का। तो फर्ज करें कि आपको ये जो डायग्राम नजर आ रही है, बाउंड्री जो नजर आ रही है, इसको समझ लें कि ये आपके घर की बैरूनी दीवार है। अब जहां से वो वेव आ रही है, पहला मीडियम, उसको आप एक सड़क तस्वुर कर लें, और जो दूसरा मीडियम है वो आपके घर का अंदरूनी हिस्सा है। आप जानते हैं कि जब भी उस बाहर सड़क से कोई गाड़ी गुजरेगी, गाड़ी का जो शोर होगा, जो आवाज़ होगी, वो आपके घर में दाखिल हो जाएगा। आप उस शोर को, उस आवाज़ को सुन सकते हैं। तो हम कहेंगे कि साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल हो चुका है, और दाखिल होने के अमल को हम नाम देंगे रिफ्रैक्शन का। तो हम कहेंगे कि जी हाँ, साउंड रिफ्रैक्ट भी कर सकता है। अब तक हमने 2 खसूसियात देख ली हैं जो कि साउंड अयां करता है, और ये वही 2 खसूसियात हैं जो हर वेव अयां करती है। अब तीसरी खसूसियत की जानिब बढ़ेंगे जिसको हम डिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। मेरे अजीज तलबा व तालिबात, याद रखिएगा कि डायफ्रैक्शन हमेशा उस अमल को कहते हैं कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल हो रही हो और उस दोनों मीडियम के दरमियान कोई रुकावट हायल हो जाए, और उस रुकावट के हायल होने के बावजूद वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक
पहुंच पा रही हो। फर्ज करें कि यहाँ पे कोई एक स्पीकर नस्ब किया गया है और इस स्पीकर से कोई आवाज निकल रही है। फर्ज करें ये स्पीकर है और इस स्पीकर से कोई ना कोई आवाज निकल रही है और यहाँ पे बैठे आप इस स्पीकर से निकलने वाली आवाज से महजूज हो रहे हैं। अगर आपके और इस स्पीकर के दरमियान में कोई रुकावट हाइल हो जाए, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि साउंड इसके किनारों से मुड़ती हुई आप तक पहुंच जाएगी और जैसे ही आप तक पहुंचेगी आप उस साउंड को लगातार सुनते रहेंगे। साउंड एक तसलसल के साथ आपके कानों तक पहुंचता रहेगा। चाहे जितनी मर्जी रुकावटें मैं दरमियान में खड़ी कर दूं, फिर भी साउंड किसी ना किसी तरीके से आप तक पहुंचता रहेगा। तो हम कहेंगे कि जी हाँ, साउंड वेव डिफ्रैक्शन की खसूसियत को भी अयां करती है। तो इससे हम ये बात 100% 100% यकीन के साथ, वसूख के साथ कहने के काबिल हो गए कि जी हाँ, हर वेव की तरह साउंड भी इन 3 खसूसियात को अयां करती है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस सवाल की बड़े अच्छे से समझ आ गई है। अब चलते हैं आज के लेक्चर के दूसरे सवाल की जानिब। जी तो मेरे अजीज तलबा व तालिबात, आज के इस क्लास का दूसरा सवाल आपके सामने लिखा जा चुका है। सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि साउंड की लाउडनेस और इंटेंसिटी में क्या फ़र्क है। यानी कि यहाँ पे हमसे 2 चीज़ें मांगी जा रही हैं, लाउडनेस और इंटेंसिटी, और इसका मांगा क्या जा रहा है, फ़र्क मांगा जा रहा है। याद रखिएगा कि जब भी किसी 2 चीज़ों के दरमियान आपसे फ़र्क पूछ लिया जाए तो आपने उसके कम से कम 3 फ़र्क लाज़मी बयान करने हैं और अगर उस फ़र्क में उन दोनों चीज़ों की कोई तारीफ़ बनती है तो आपने सबसे पहले वो तारीफ़ बयान करनी है। अगर तो तारीफ़ आप बयान कर देंगे तो आपके लिए फ़र्क बयान करना ज़रा आसान हो जाएगा, क्योंकि जो तारीफ़ है वो उन दोनों के फ़र्क की बुनियाद रखेगी कि इन दोनों में जो बुनियादी फ़र्क है वो क्या है। तो चलें हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं एक जगह पे लाउडनेस की, कि हम यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होंगे वो लाउडनेस के बारे में लिखेंगे, और यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं इंटेंसिटी की, कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी जाएंगी वो इंटेंसिटी के बारे में लिखी जाएंगी। तो लाउडनेस और इंटेंसिटी जब आप लिख चुके तो सबसे पहले मैंने बताया है कि अगर फ़र्क लिखना है तो फ़र्क में सबसे पहला फ़र्क जो होगा वो तारीफ़ का होगा, कि आप लाउडनेस की तारीफ़ लिखेंगे और लाउडनेस की तारीफ़ के बाद इंटेंसिटी की तारीफ़ लिखेंगे। आप जानते हैं कि लाउडनेस कौन सी खसूसियत होती है साउंड की। अगर मैं ये बोल रहा हूं और अब मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है तो आप कहेंगे कि सर की आवाज़ थोड़ी सी लाउड है, और अगर मैं बोलते बोलते थोड़ा सा आहिस्ता आवाज़ में बोलना शुरू कर दूं तो आप कहेंगे कि जी हाँ, सर ने अब मध्यम आवाज़ में बोलना शुरू किया है, सर की आवाज़ की लाउडनेस कम हो गई है। तो जी हाँ, यही लाउडनेस की तारीफ है कि साउंड की वो खसूसियत कि जिसमें आप ऊंची और मध्यम आवाज़ों में फ़र्क महसूस कर सकें, उसे लाउडनेस कहा जाता है। तो चलें हम लाउडनेस की तारीफ कुछ इस तरह से लिख लेते हैं कि लाउडनेस साउंड की वो खसूसियत है जिसकी वजह से हम बुलंद और मध्यम आवाज़ों में फ़र्क कर सकें, लाउडनेस कहलाती है। और इसी तरह से आप जब इंटेंसिटी के पास आएंगे तो आप जानते हैं कि जो साउंड है ये एनर्जी की एक किस्म है, और एनर्जी जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो तब ये देखेंगे कि किसी एक ख़ास एरिया से, फ़र्ज़ करें कि यहाँ से साउंड वेव्स आगे की जानिब मुंतकिल हो रही हैं, और अगर मैं इन वेव्स के अमुदन कोई एक एरिया रख दूं तो मैं देखूंगा कि इस एरिया में से साउंड की कितनी वेव्स गुजर रही हैं एक सेकंड के अंदर। तो वो वेव्स की तादाद हमें बताएंगी कि इस साउंड की इंटेंसिटी क्या है। तो इंटेंसिटी की तारीफ हम कुछ इस तरह से करेंगे कि साउंड की इंटेंसिटी के साउंड की सिमत के
अमुदन रखे हुए यूनिट एरिया से फी सेकंड मुंतकिल होने वाली एनर्जी को साउंड इंटेंसिटी कहते हैं। अब एक फर्क तो हम लिख चुके हैं जो कि है इसकी तारीफ का, और ये किसी भी दो चीजों के दरमियान बुनियादी फर्क तस्वुर किया जाता है। अब जब एक चीज लिख चुके हैं तो चलें दूसरी चीज की जानिब बढ़ते हैं। दूसरी चीज में हम बयान करेंगे इन दोनों चीजों के यूनिट्स को। तो हम जानते हैं कि यूनिट लाउडनेस का क्या कहलाता है। आपने अपने लेक्चर के अंदर, क्लास के अंदर जहां पे हमने ये मौजू पढ़ा था, वहां पे हमने देखा था कि इसका यूनिट जो है वो बेल लिखा जाता है, और ये बेल सर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम के पीछे रखा गया। और अगर इस इंटेंसिटी का यूनिट देखा जाए तो आप जानते हैं कि इस इंटेंसिटी के यूनिट को हम कहते हैं वाट फी मुरब्बा मीटर, और इसको लिखते हैं WM, और इसकी ताकत -2। तो इस तरह से हमने इसके दरमियान दो फर्क लिख लिए हैं। अब यहाँ पे हम मजीद एक चीज और बताएंगे कि जिसमें साउंड और इंटेंसिटी आपस में एक दूसरे के साथ मरबूत हैं, कि इनका आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक क्या है। तो इसके ताल्लुक को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, हेडिंग ले लेंगे कि लाउडनेस और इंटेंसिटी का आपस में ताल्लुक। तो हम जानते हैं कि इंटेंसिटी है कि किसी एक सेकंड से गुजरने वाली वेव्स की तादाद कितनी है, तो उसको हमने इंटेंसिटी का नाम दे दिया। अब जाहिर सी बात है, अगर ज्यादा वेव्स गुजर रही होंगी, ज्यादा इंटेंसिटी होगी, तो आवाज भी ज्यादा आएगी। यानी कि मैं ये लिख सकता हूं कि जो लाउडनेस है ये इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमने ये बात भी देखी थी कि जो मध्यम तरीन आवाज है उसकी इंटेंसिटी होती है 10 की ताकत -12, और जो वो बुलंद तरीन फ्रीक्वेंसी है जिसको हम सुन सकते हैं उसकी इंटेंसिटी है 1, और इन दोनों के साथ यूनिट आएंगे वाट फी मुरब्बा मीटर। तो ये मैंने यूनिट भी साथ लिख दिए। अब हमने लेक्चर के दौरान ये देखा था कि ये 10 की ताकत -12 और 1 के दरमियान बहुत ही ज्यादा फर्क है। इस फर्क को कम करने के लिए हमने सहारा लिया था लोग का, और हमने कहा था जब भी लोग इस्तेमाल किया जाएगा तो ये फर्क थोड़ा हो जाएगा, यानी जो स्केलिंग हो जाएगी इसकी वो थोड़ी आसान हो जाएगी। तो हम इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको लिखेंगे L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के लोग के। और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे तो हम जानते हैं एक बराबर का साइन आता है, एक कांस्टेंट आता है जिसको यहाँ पे मैं K कह रहा हूँ। तो इस तरह से हमने लाउडनेस और इंटेंसिटी के दरमियान एक ताल्लुक भी पढ़ लिया कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल भी बड़े अच्छे से समझ आया होगा। चलें आज के लेक्चर के अगले सवाल की जाने बढ़ते हैं। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, हम पहुँच चुके हैं आज के क्लास के तीसरे और वैसे सवालात का इयादा वाले हिस्से के 8वें सवाल की जानिब। अब आयत में हमसे कहा यह जा रहा है कि साउंड की लाउडनेस का इन्हिसार किन अवामिल पर है, यानी कि तो लाउडनेस हम पढ़ चुके हैं कि साउंड की वो खसूसियत है कि जिसमें हम बुलंद और मध्यम आवाज़ों में फ़र्क महसूस कर सकते हैं। अब हमसे सवाल में ये पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे अवामिल हैं जो कि इस साउंड की लाउडनेस पे असरअंदाज होते हैं, ये लाउडनेस कब बढ़ती है और कब कम होती है। तो इसमें जो सबसे पहला फैक्टर जो हमने देखा था जो असरअंदाज होता है उसमें था जी एम्पलीट्यूड। किसका एम्पलीट्यूड जी? वाइब्रेटिंग जिस्म का एम्पलीट्यूड। हम देखेंगे कि
फर्ज करें कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, एक धागा है, और इस धागे को फर्ज करें ये गिटार का एक धागा है, डोरी है। अब जब इस गिटार की इस डोरी को मैं प्लग करता हूं, इसको खींचूंगा, तो ये डोरी जो है अपनी वस्ती पोजीशन से इतने फासले पे वाइब्रेट करेगी। अब ये जो हमारे पास एम्पलीट्यूड आया, हम जानते हैं कि वस्ती पोजीशन से जो इंतहाई पोजीशन तक का फासला होता है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब ये देखें एम्पलीट्यूड छोटा है तो हम कहेंगे कि इससे पैदा होने वाली आवाज की लाउडनेस कम होगी। लेकिन इसके बरअक्स अगर मैं एक बड़ा सा ढोल ले लूं और उस ढोल को मैं जोर जोर से वाइब्रेट करूं, इतना जोर जोर से वाइब्रेट करूं कि अब इसका जो एम्पलीट्यूड है बढ़ के इतना ज्यादा आपको दिखाई देने लगे, तो आप कहेंगे कि लाउडनेस एम्पलीट्यूड के बढ़ने से बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि लाउडनेस और एम्पलीट्यूड आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे जैसे एम्पलीट्यूड वाइब्रेटिंग जिस्म का बढ़ता चला जाएगा हमारे पास लाउडनेस भी बढ़ती चली जाएगी। ये तो हो गया एम्पलीट्यूड वाला फैक्टर कि जिस पे एम्पलीट्यूड मुनहसिर के जिस पे लाउडनेस मुनहसिर होती है। चलें अब दूसरे की जानिब बढ़ते हैं कि दूसरा ऐसा कौन सा फैक्टर है कि जो असरअंदाज होता है लाउडनेस पे, तो वो है जी हमारा वाइब्रेटिंग जिस्म का एरिया। फर्ज करें कि मेरे पास दो वाइब्रेटिंग जिस्म है, एक छोटी ढोलकी है, एक बड़ा ढोल है। अगर इन दोनों का एरिया देखें, फर्ज करें कि जो ढोलकी है उसका जो बलाई सतह का एरिया है वो कुछ इतना है, और जो ढोल है उसका बलाई सतह का जो एरिया है वो कुछ इतना ज्यादा है। अब हम जानते हैं कि चूंकि इसकी वाइब्रेशन छोटी सतह पे होगी और इसकी वाइब्रेशन बहुत बड़ी सतह पे होगी, तो हम कहेंगे कि जिस वाइब्रेटिंग जिस्म का एरिया ज्यादा होगा उसकी लाउडनेस ज्यादा होगी। तो हम यहाँ से ये बात भी कह सकते हैं कि जो लाउडनेस है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा एरिया होगा वाइब्रेटिंग जिस्म का उतनी ही ज्यादा हमको आवाज लाउड सुनाई देगी, ऊंची सुनाई देगी। दो अवामिल हम लिख चुके हैं, तो बढ़ते हैं तीसरे की जानिब, और वो जो तीसरा है उसको हम नाम देते हैं वाइब्रेटिंग जिस्म से फासला। अब यहाँ पे फर्ज करें कि मेरे पास एक स्पीकर है और स्पीकर पड़ा हुआ है कुछ इस पोजीशन पे। ये स्पीकर आपके सामने मैंने बना दिया है। अब जब इस स्पीकर से जो आवाज निकल रही है, मैं इस स्पीकर के बहुत ही करीब खड़ा हूँगा तो मुझे स्पीकर से आने वाली आवाज बहुत ही ऊंची सुनाई देगी, लाउड सुनाई देगी। लेकिन इसके बरअक्स अगर मैं इस पोजीशन को चेंज करता हुआ किसी ऐसी पोजीशन पे चला जाऊं कि अब जो स्पीकर है वो मुझसे बहुत ज्यादा दूर हो गया, तो अब साउंड की जो वेव्स मेरे पास बहुत ज्यादा आ रही थी अब कम मिकदार में आएंगी, तो मैं कहूँगा कि जैसे जैसे मैंने वाइब्रेटिंग जिस्म से फासला बढ़ा दिया लाउडनेस कम हो गई। और ऐसे रिलेशन को, ऐसे ताल्लुक को हम कहते हैं कि जो लाउडनेस है ये फासले के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये फासला है वाइब्रेटिंग जिस्म से। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो तीनों अवामिल हैं आपको बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। पहले दो अवामिल में डायरेक्ट ताल्लुक है और तीसरे के अंदर ये जो ताल्लुक है ये इन्वर्स हो जाता है, यानी कि तनासुब माकूस है इसमें। उम्मीद करता हूं कि आपको इस बात की भी अच्छे से समझ आ गई है। तो चलें ये सारे सवालात जो आज के लेक्चर में आपने पढ़े हैं इनके नोट्स बनाते चले जाएं। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में सिखाए गए सवालात आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। अपने आइंदा आने वाले लेक्चर्स में हम मज़ीद अगले सवालात हल करना सीखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।